हेलो बच्चों। तो बच्चों आज की हम क्लास कंटिन्यू करते हैं जो हम 7 चैप्टर कर रहे थे अपना। हमने अब तक बच्चों रियलाइजेशन की कुछ जर्नल एंट्री सीखी थी, समझी थी, मतलब 8। मैं आपको एक रह गई थी, वो भी मैं आपको लिखवा रहा हूँ, उसको लिख लीजिए। फॉर सरप्लस और डेफिशिएंसी इन कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर किसी पार्टनर का सरप्लस होता है या डेफिशिएंसी होती है तो क्या एंट्री होती है, तो वो लिखिए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होती है बच्चों सरप्लस के लिए। और दूसरी लिखिए बच्चों कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब आप बोलेंगे कि यहां पर ऑब्लिक में बैंक क्यों लिखवाया है, तो बच्चों वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि कैश लिखा होगा तो कैश, और अगर बैंक लिखा होगा तो बैंक। तभी मैंने ऑब्लिक डलवा देता हूं, हर जगह ही डलवा रहा हूं मैं। अगर पहले मैंने कहीं नहीं लिखा है तो आप अपने आप अंडरस्टूड कर लेना कि अगर क्वेश्चन के अंदर बैंक पूछा गया है तो बैंक के हिसाब से बैंक डाल देना, और कैश पूछा गया है तो कैश डाल देना। ठीक है बच्चों। अब मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, हालांकि वो आपको पता होंगी पहले से, लेकिन फिर भी मैं आपको लिखवा रहा हूं। यहां पे लिखिए, क्योंकि इस चैप्टर में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होना है, इसी वजह से ये लिखवा रहा हूं मैं। फॉलोइंग आर आउटसाइड लायबिलिटीज फॉलोइंग्स आर नॉट आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है बच्चों। आउटसाइड लायबिलिटी कौन सी होती है, बाहरी, और आउटसाइड लायबिलिटी कौन सी नहीं होती है, आउटसाइडर वाली। मतलब आउटसाइडर वाली कौन सी लायबिलिटी नहीं होती है और कौन सी होती है, मैं आपको वो लिखवा रहा हूं, तो आप लिखिएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आउटसाइडर लायबिलिटी है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, यानी कि कोई पैसा हमने एडवांस में ले लिया हो तो वो भी आउटसाइडर लायबिलिटी है। एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड आउटसाइड लायबिलिटी। एम्प्लॉयज सेविंग फंड आउटसाइड लायबिलिटी। बैंक लोन आउटसाइड लायबिलिटी। पब्लिक डिपॉजिट आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है बच्चों। तो ये थी कुछ, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं जो आउटसाइड लायबिलिटी कहलाती है। और जो नहीं होती है उसको लिखेंगे जर्नल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि ऑल काइंड्स ऑफ रिजर्व्स आर नॉट आउटसाइड लायबिलिटी। ठीक है बच्चों। तो ये था हमारे कुछ पॉइंट्स जो आपको माइंड में रखना है, क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आउटसाइड लायबिलिटी के लिए
साथ में एक स्टार बना दूंगा ताकि आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता लगे। ठीक है बच्चों, इसकी इम्पोर्टेंस पता लगे, मैं इसलिए उसके आउटसाइडर लायबिलिटी के साथ यानी कि इसके साथ एक स्टार बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि इसका एक अलग इम्पोर्टेंस है, इसके लिए मैं कोई स्टार नहीं बनाऊंगा, तो ध्यान रखना। ठीक है जी, चलो अब हम कुछ हम जब रिवैल्यूएशन अकाउंट जब हम चैप्टर 5 कर रहे थे तो उसमें कुछ टॉपिक आ रहा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का। मैं उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं WCR। ठीक है, कुछ उसके अंदर पॉइंट्स आए थे, तो उसको ध्यान में रखते हुए, मतलब उसमें काफी सारी चीजें होंगी शायद जो आपको उस वक्त समझ में ना आई हुई हो, तो आपको आज ये WCR का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलो, इसके कुछ केसेस हैं, केसेस के हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। केस नंबर 1 लिखिए, WCR इन द बैलेंस शीट, यानी कि बैलेंस शीट के अंदर आपको दे रखी है WCR इन द बैलेंस शीट was ₹60,000 and there was no liability towards वर्कमैन कंपनसेशन WC। बस वर्कमैन कंपनसेशन ने कोई भी लायबिलिटी क्लेम नहीं करी। तो अब मैं आपको समझा रहा हूं, उसको समझिए। और इनकी दो पार्टनर है X एंड Y, और उनकी जो ओल्ड रेशियो है वो 3:2 की है। ठीक है, तो ये ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, रिजर्व है। अब है क्या, WCR आपको बैलेंस शीट में 60,000 रुपये दे रखी है और किसी ने भी कोई लायबिलिटी जो है क्लेम नहीं करी है, तो इस केस की एंट्री क्या होगी वो ढंग से समझिएगा। तो इस केस की एंट्री होगी WCR, यानी कि आपने पूरा लिखना है WCR यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, टू पार्टनर्स कैपिटल यानी कि टू X कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी अकाउंट, और टू वाइस कैपिटल। बस कितने से, 60,000 से, और इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में, यानी कि 36,000 इधर आएगा और 24,000 वाई में आएगा। अगर मैं आपको इसको बोलूं पोस्टिंग करने के लिए, अगर मैं आपको इसको पोस्टिंग करने के लिए बोलूं, तो आप इसकी पोस्टिंग कहां कहां करेंगे? एक तो WCR में और एक कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे ना, क्योंकि इसकी पोस्टिंग करनी पड़ेगी ना। अगर WCR में करेंगे, यानी कि अगर WCR का मैं यहां पे बना के दिखा देता हूं, छोटा सा एक, मैं हर एक में नहीं बनाऊंगा, यहां पर मैं सपोज इन केस एक WCR का अकाउंट बना रहा हूं, तो ये यहां पर कहां जाएगा, ये 2X कैपिटल और 2Y कैपिटल, इसमें जाएगा ना। कितने से, 36 से और 24 से। और एक अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोलूं, यहां मैं X, यहां मैं Y, तो यहां मैं डालूंगा बाय WCR, और यहां 36,000 और यहां 24,000, इस तरीके से होगा ना। बात समझ में आ गई? और फिर इसके बाद खत्म, मतलब ये इस तरीके से पोस्टिंग होती है। अगर पोस्टिंग होगी तो इस तरीके से ही ये पोस्टिंग होगी ना।
इसकी बात समझ में आ रही? तो ये वो था सिंपल सा कॉन्सेप्ट। हालांकि ये WCR बनाने के लिए नहीं आता, ये बनाने के लिए नहीं आता, लेकिन मैंने जस्ट आपको जनरली बताया है। हाँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाने के लिए आपको आएगा ही आएगा। तो ये मैंने पोस्टिंग भी आपको समझा दी। चलो नेक्स्ट, केस नंबर 2। केस नंबर 2 में लिखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज ₹60,000। मतलब बैलेंस शीट के अंदर मैं कॉमन चीज ले रहा हूं 60,000 की, एंड लायबिलिटी फॉर इट वाज ₹35,000। अब देखो 60,000 रुपये हमारे पास था, ध्यान से सुन लो, 35,000 रुपये क्लेम हो गया, 35,000 रुपये ले लिया। इस केस का हमने रिवैल्यूएशन, जब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट चैप्टर 5 कर रहे थे तो उसमें हमने ये टॉपिक आया था, ये कॉन्सेप्ट आया था कि जहां पर बैलेंस शीट हमारे को 26,000 की दे रखी थी और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो क्लेम किया हुआ था वो 18,000 का था समथिंग। ठीक है, तो यहां पर ये टॉपिक जो है, ये पॉइंट जो है ये वैसा ही है। तो इसको कैसे करते हैं उसको ध्यान से देखेंगे। इसकी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि ये हमारा चैप्टर जो है वो डिसोल्यूशन का है, तो रिवैल्यूएशन का नाम तो आएगा नहीं, तो रियलाइजेशन का आएगा। तो ध्यान से समझ लें, WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट कितना रियलाइज किया, जितना ले लिया उतना देंगे, यानी कि 35,000 रुपये। ठीक है बच्चों, ये 35,000 रुपये रियलाइज हो गया। ठीक है, अब बचा कितना? देखो बच्चों 60,000 रुपये हमारे पास बैलेंस शीट में था, 35,000 रुपये रियलाइज हो गया, तो हमारा जो बचा वो कितना बचा? 25,000 रुपये, यानी कि वो क्या हुआ? सरप्लस ना। तो यहां पर हम उसकी एंट्री करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ गई? कितना बच गया? 25,000, और इसको हम 3:2 यानी कि ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो कितना? 15,000 और 10,000। अब हमको ये जो रियलाइज किया इसको पे भी करना है, तो इसको पे करो। तो इसको पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आ गई? कितना? 35,000। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट जब हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा तो उसकी पोस्टिंग कैसे होगी वो भी मैं आपको बता देता हूं। चलो जी, ये मैं रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बना के बता रहा हूं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट हमको बनाना है, तो यहां पर है क्या? WCR, तो यहां पर आएगा बाय WCR कितना? 35,000। ये हम रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं, ध्यान से समझ लो, पोस्टिंग करके समझा रहा हूं। और इधर क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट 35,000। तो ये हो गया ना क्रॉस? बात समझ में आ गई? और ये वाला कहां जाएगा बच्चों? ये पार्टनर्स कैपिटल में। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में बाय CR आएगा और एक्स में चला जाएगा 15,000 और वाई में चला जाएगा 10,000। ठीक है, तो ये हम कॉन्सेप्ट पहले कर चुके हैं, तो इसलिए मुश्किल नहीं आएगी। बात समझ में आ गई? ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? जितना हमारे पास था 60,000 रुपये था, 35,000 रुपये रियलाइज हो गया, तो पहले तो हम उस 35,000 की जो रियलाइजेशन हुआ उसकी एंट्री करेंगे। फिर जितना बचा, यानी कि बच गया तो वो सरप्लस होता है, और फिर हमको इसकी पेमेंट भी करनी है, क्योंकि क्लेम हो गया तो वो पे कर देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 35,000 से। बात समझ में आ गई? और मैंने आपको रियलाइजेशन में पोस्टिंग करके भी समझा दिया। केस नंबर 3 लिखेंगे WCR was ₹60,000 and liability was ₹75,000। अब ये बहुत समझने वाली बात है। हमारे पास बैलेंस शीट के अंदर 60,000 रुपये ही
बचा हुआ है, बैलेंस शीट में 60,000 रुपये बचा हुआ है, लेकिन लायबिलिटी आ गई 75,000 की, यानी कि ऑब्वियस सी बात है ये एक तरीके से जेब से और पैसा जा रहा है ना। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो ध्यान से समझ लेना, मैं स्टार लगा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि यहां पर बच्चे गलतियां करते हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने अभी यहां पर अमाउंट नहीं डाल रहा, ध्यान से समझ लो, मैं यहां पर अमाउंट नहीं डाल रहा। अब कुछ सरप्लस बचा, जी सरप्लस बचेगा कैसे, 60,000 रुपये तो था बैलेंस शीट में, 75,000 यानी कि 15,000 रुपये एक्सेस गया है। तो क्योंकि हम जो ये सेकंड एंट्री करते थे ये सरप्लस की करते थे, जो बच गया होता है, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, केस नंबर 3 में तो कुछ बचा ही नहीं, तो ये सेकंड एंट्री तो होगी नहीं। ठीक है, तो सीधी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो अभी मैंने कोई भी अमाउंट नहीं डाला, बात समझ में आ गई, मैंने कोई भी अमाउंट नहीं डाला। अब ढंग से समझना यहाँ पर अमाउंट क्या आएगा, क्योंकि सारा गेम अमाउंट का है। WCR जो हमारे पास बैंक में था, सॉरी बैलेंस शीट में जो हमारे पास था अवेलेबल, वो 60,000 था। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना, यहां पर वो अमाउंट आता है जो बैलेंस शीट में होता है। कम होगा तो कम वाला आएगा, या फिर उतना ही आएगा जितना इक्वल, मतलब कि इक्वल होगा। कम जैसे कि मैं आपको बताता हूं, यहां पर 35,000 रुपये क्लेम किया था तो 35 आया, यहां पर क्लेम किया गया 75, बैलेंस शीट में है 60, तो हम 60 से ज्यादा यहां तो नहीं ले सकते भाई। कम भले ही ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते ऊपर वाले में। नीचे वाले में जो हमने पे किया 75,000, तो वो पूरा का पूरा वही आएगा। नीचे वाले में 75,000 आएगा, ऊपर वाले में मत डाल देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। बात ध्यान से समझ, या तो वो वैल्यू आएगी, मतलब कम वाली वैल्यू आएगी, या फिर इक्वल, यानी कि जितना हमारे पास बैलेंस शीट में है। बात समझ में आ गई ये बात या नहीं आई? पक्का आ गई? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं केस नंबर 4 की तरफ। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज ₹60,000 एंड लायबिलिटी वाज ₹60,000। अब यहां पर इक्वल है दोनों चीजें। केस नंबर 4 है, इसको समझ लो, ये तो बहुत आसान है, इसमें कुछ चीज है नहीं दिमाग लगाने वाला। तो सिंपल सा WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और पे करना है क्योंकि क्लेम हो गया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बात समझ में आ गई? तो WCR कितना है, 60,000, क्योंकि 60,000 ही क्लेम किया गया है, तो 60 का 60 ही आएगा, और बैंक के थ्रू भी 60 है, तो 60 का 60 ही आएगा। बात समझ में आ गई? केस नंबर 4 सबसे इजी था। एक लास्ट केस नंबर और बता रहा हूं, केस नंबर 5, उसको और ध्यान से समझ लीजिए। तो केस नंबर 5, केस नंबर 5 देखिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व वाज नील, मतलब बैलेंस शीट में हमारे को कुछ भी नहीं दे रखा, एंड लायबिलिटी। ये भी तो केस हो सकता है कि बैंक, मतलब कि बैंक में बैलेंस शीट में हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन है ही नहीं, हमने रिजर्व ही नहीं रखा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का, लेकिन हमें जरूरत पड़ेगी पैसे की, तो उस केस में सिंपल एंट्री हो जाएगी बस, और कुछ भी नहीं होगी। क्योंकि पहली एंट्री जो वो होती थी, जो हमारे पास रियलाइजेशन की होती थी, मतलब कहने का ये है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जितना रियलाइज किया तो वो होती थी, वो करने की है नहीं क्योंकि बैलेंस शीट में है नहीं। तो सीधा एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 15,000 से। बात समझ में आ रही? बस, तो ये थे हमारे केस 5 वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के, जो कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे कुछ और टॉपिक पॉइंट्स देखते हैं। हालांकि हाँ ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको बोला था कि मैं आपको फॉर्मेट समझाऊंगा रियलाइजेशन अकाउंट का, कि कैसे हम रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि सीधा डायरेक्ट मैं क्वेश्चन ही आपको करना सिखा दूं, कोई मुश्किल बात नहीं आएगी, आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। तो सीधा क्वेश्चन ही करते हैं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट का। तो लिखिएंगे कौन सा क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं बच्चों, पेज नंबर 7.56 का।
चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, फिर मैं आपसे समझाऊंगा और एक एक चीज समझाऊंगा, बहुत ध्यान से समझना। शिल्पा, मीना एंड नंदा डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2019। यानी कि शिल्पा, मीना, नंदा ने डिसाइड किया कि हम अपनी पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देंगे 31 मार्च 2019 को। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 3:2:1 था एंड देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा। मतलब कहने का ये है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अभी तक आपने जो चैप्टर्स करे हैं उसमें सबसे आसान कॉन्सेप्ट है, सिर्फ माइंड में ध्यान रखने वाली बात है। कुछ चीजें आपने ध्यान रख लेनी है और आपका काम हो जाना है। सही बात तो ये है कि जितने भी बच्चे हैं ज्यादातर इसी पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी समझ में आता है। ऐसा नहीं है कि पीछे चैप्टर को समझना मत, लेकिन ये आसानी से समझ में आ जाता है क्योंकि मुश्किल नहीं है। चलो, बैलेंस शीट आपको दे रखी है शिल्पा, मीना, नंदा की। कैपिटल दे रखी है 80,000, 40,000। बैंक लोन दे रखा है 20,000 का। क्रेडिटर 37,000 के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1,200 रुपए के। जनरल रिजर्व 12,000 के। लैंड, स्टॉक, डेप्टर्स, नंदास कैपिटल और कैश ये दे रखा है। लैंड 81 के और ये सब कुछ। इट वॉज एग्रीड एज फॉलो द स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ ₹41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा। शिल्पा ने 41,660 रुपए के जो स्टॉक्स थे वो टेक ओवर कर लिए 35,000 रुपए में। एंड शी एग्रीड टू डिस्चार्ज बैंक लोन, और उसी ने ही सहमति जताई कि जो बैंक लोन है वो मैं डिस्चार्ज कर दूंगी। रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड, यानी कि जितना स्टॉक बचा वो हमने 14,000 रुपए में बेच दिया, ठीक है। एंड डेप्टर्स अमाउंटिंग टू ₹10,000, जो डेप्टर्स की वैल्यू 10,000 रुपए की थी उसको 8,000 रुपए में रियलाइज कर दिया। लैंड इज सोल्ड फॉर ₹1,10,000, जो लैंड था वो हमने 1,10,000 रुपए में बेच दिया। रिमेनिंग डेप्टर्स जो थे, बचे हुए डेप्टर्स थे, वो 50% पे रियलाइज कर दिया बुक वैल्यू की, ओके। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू ₹1,200 रुपये खर्चा है, ठीक है। देयर वाज अ टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक वर्थ ₹6,000, जो एक टाइपराइटर था जो हमने बुक में रिकॉर्ड नहीं किया गया था, जिसकी वैल्यू 6,000 रुपये थी, वो टेक ऑन ओवर कर दिया गया एक क्रेडिटर के द्वारा इस वैल्यू के आधार पर। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और कैश अकाउंट बनाना है इसका। चलो, आसान हो गया काम। तो यहां पर इस बात का ध्यान रखना, 3 ही आपको फॉर्मेट्स बनाने हैं और 3 ही फॉर्मेट हर क्वेश्चन में बनाने होंगे। इसमें रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाना बच्चों, ठीक है बच्चों, क्योंकि इसमें सारा गेम रियलाइजेशन अकाउंट का ही है और किसी का नहीं है, और सब तुच्चे मुच्चे हैं। कैश अकाउंट बहुत तुच्चा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बहुत ज्यादा आसान है, तो सारा गेम रियलाइजेशन का ही है। बात समझ में आ गई? तो रियलाइजेशन अकाउंट ही बहुत ध्यान से बनाना है। अगर ये 8 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है तो ध्यान से समझ लो ये 4 मार्क्स का अकेला ही होता है रियलाइजेशन अकाउंट, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। समझ में आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट मैंने बना दिया। यहाँ पर नीचे मैं आपका एक कैपिटल अकाउंट बना रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 जनों का बनाना है। कौन कौन है? शिल्पा, शिल्पा का मैं S लिख रहा हूँ, मीना का M और नंदा का N। ध्यान से समझ लो, आप कहीं किसी भी तरीके से शॉर्ट फॉर्म नहीं अपनाना एग्जाम्स में बच्चों। क्या लिख दिया? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा फॉर्मेट छोटा सा ही बनेगा, कैश अकाउंट का। सारा गेम बच्चों, बार बार बोल रहा हूं, इस वाले चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट का ही है। तो रियलाइजेशन अकाउंट अगर आपको समझ में आ गया तो समझो आपके 8 मार्क्स पक्के हो गए, और अगर आपने सिर्फ ये फॉर्मेट बना दिया और वो ठीक हो गया तो 4 मार्क्स तो इसमें ही पक्के हो गए। तो चलो, अब मैं आपको ना कुछ बातें समझा रहा हूं, उसको समझना। इसमें ना स्टेप्स होते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को स्टेप्स होते हैं।
ठीक है। स्टेप नंबर 1 ध्यान से लिखेंगे और समझेंगे। जो हमारे को ओल्ड बैलेंस शीट दे रखी होती है, जो गिवन होती है, ध्यान से समझ लो, उस बैलेंस शीट को नील करना होता है, जीरो करना होता है। हर चीज उसमें से खत्म करनी होती है। सबसे पहला स्टेप, इसको बहुत ध्यान से समझ लो। ओल्ड बैलेंस शीट जो आपको दे रखी होती है, या ओल्ड बैलेंस शीट नहीं कहते तो इसको बैलेंस शीट कहते हैं। जो बैलेंस शीट गिवन होती है उसको नील, जीरो, हर चीज उसमें से खत्म करनी होती है। बात समझ में आ गई? एक एक चीज उसमें से खत्म करनी होती है। और जो खत्म करते हैं या तो रियलाइजेशन में जाएगा, या तो बैंक अकाउंट में, या तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब ये इसमें से क्या क्या चीज कहां कहां जाएगी वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। बात समझ में आ रही? बहुत ध्यान से समझना इन सब चीजों को बच्चों, बहुत ध्यान से। चलो स्टार्ट। तो सबसे पहले बैलेंस शीट के अंदर आपको लैंड दे रखा है, स्टॉक दे रखा है, डेप्टर्स दे रखा है। एसेट्स के अंदर नंदास कैपिटल दे रखी है और एक कैश दे रखा है। बात समझ में आ रही? चलो अब सबसे पहले इसको खत्म करना है। एसेट्स की जो गिवन बैलेंस शीट है, गिवन बैलेंस शीट में से एसेट्स जो हैं वो तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड जाएंगे और लायबिलिटी वाले अमाउंट रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलो ये मैं एक एक चीज लिखवा रहा हूं ताकि आपको किसी तरीके से कोई भी कंफ्यूजन ना हो बच्चों। तो सबसे पहले हमारे को दे रखा है लैंड 81,000 रुपए का, यहां लिखेंगे टू लैंड 81,000। बात समझ में आ गई बच्चों? उसके बाद दे रखा है स्टॉक, टू स्टॉक, कितना? स्टॉक की वैल्यू है 56,760। उसके बाद क्या है? डेप्टर्स, तो टू डेप्टर्स 18,600 के। नंदास कैपिटल, आपको नंदास कैपिटल दे रखा है बच्चों एसेट साइड। अब मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि जो आपको गिवन बैलेंस शीट में चीजें दे रखी है उसको खत्म करना है, या तो रियलाइजेशन में जाएंगी, या तो बैंक में जाएगी, या फिर बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट, यहां पे कैश भी लिख लो, या फिर पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगी। अब मैं जो आपको ये बता रहा हूं, यहां पर लिखा है बच्चों नंदास कैपिटल, देख रहे हो नंदास कैपिटल, तो ये रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं जाएगा, ये जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल में, जो कि ये वैल्यू आपको एसेट साइड दे रखी है, तो क्रॉस की फॉर्म में जाएगा पार्टनर्स कैपिटल में, और यहां लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और नंदा अकाउंट में डाल देंगे 23,000 रुपए। बात समझ में आ गई? एसेट साइड जो लिखा होगा गिवन बैलेंस शीट में कैपिटल, वो आपका पार्टनर्स कैपिटल में कहां जाएगा? टू बैलेंस बीडी में। और लायबिलिटी साइड जो लिखा होता है वो तो यहां पर ही आता है बाय बैलेंस बीडी में, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो एक एक चीज बहुत ध्यान से देखनी है, समझनी है बच्चों। अब क्या बचा? कैश लिखा है 10,840 रुपए, तो बैंक अकाउंट में, यहां पर कैश अकाउंट में जाएंगे, और यहां लिखेंगे
टू बैलेंस BD, टू बैलेंस BD 10,840 रुपये। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये था एसेट साइड का फिनिश, यानी कि एसेट साइड को हमने फिनिश कर दिया, जो कि कहाँ आया, रियलाइजेशन अकाउंट में आया, पार्टनर्स कैपिटल में आया और कैश अकाउंट में आया, जो कि मैंने आपको ये बातें लिखवा रखी थी। चलो अब हम स्टेप नंबर 2, यानी कि हमारा एसेट्स वाला स्टेप खत्म हो गया। अब हम स्टेप नंबर 2 देखेंगे, लायबिलिटी वाला। हालांकि वो स्टेप नंबर 1 में ही आएगा, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी को भी हमको फिनिश करना है, और लायबिलिटी भी इसी तरीके से कुछ तो रियलाइजेशन में, कुछ पार्टनर्स में, और हो सके तो कुछ कैश में आएंगी। हालांकि कैश में नहीं आती हैं, ज्यादातर रियलाइजेशन और पार्टनर्स में आके खत्म हो जाती है। कैश अकाउंट में लायबिलिटी में से बहुत कम चीजें आती हैं या आती भी नहीं है, चांस की बात है। चलो आगे। अब रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले हमको दे रखा है कैपिटल। कैपिटल दे रखी है, तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल में आइए और यहां लिखिए बाय बैलेंस BD शिल्पा यानी कि S में 80,000 रुपये, मीना यानी कि 40,000 रुपये M में चला जाएगा। चलो ये खत्म हो गया। अब होगा बैंक लोन। अब ना ध्यान से समझना, मैंने आपको कुछ बातें लिखवाई थी, कहाँ गया ये, फॉलोइंग आर आउटसाइड लायबिलिटी, फॉलोइंग्स आर नॉट आउटसाइड लायबिलिटी। तो अब इसका इंपॉर्टेंस शुरू हो रहा है रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, तो इसको ध्यान से समझना। अब तो मैंने आपको बताया था कि आउटसाइड के लिए मैं आपके लिए स्टार लगा दूंगा। तो चलो सबसे पहले हमारा बैंक लोन आया, तो यहां पर जाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में और यहां लिखेंगे बाय बैंक लोन, और बैंक लोन आउटसाइडर होता है, तो मैंने यहां पर लगा दिया स्टार लगा दिया और यहां पे लिख दिया 20,000 रुपये। बात समझ में आ गई? स्टार क्यों लगा रहा हूं ये भी समझाऊंगा। दूसरा है क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स, हालांकि ये भी आउटसाइडर ही है, तो इसमें भी मैंने स्टार लगा दिया। अमाउंट कितना है, 20,000 रुपये, नहीं 37,000 रुपये, सॉरी 37,000। चलो आगे PDD यानी कि बाय प्रोविजन डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में कोई स्टार नहीं आएगा क्योंकि ये आउटसाइड लायबिलिटी नहीं है, तो यहां पर 1200 का 1200 आ जाएगा। तो मैंने स्टार लगाया सिर्फ इन आउटसाइड लायबिलिटीज पे, इन दो पे, और इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी समझाऊंगा, ध्यान से समझ लो। रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट नहीं समझा है, लेकिन मैं यहां पर सारी बातें आपको समझा रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट भी ना हो। तो ढंग से समझ लो इन सब बातों को जो मैं अभी आपको बता रहा हूं। मैंने स्टार लगा दिया आउटसाइड लायबिलिटी पे, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये भी समझाऊंगा। अब इसके आगे दे रखा है जर्नल रिजर्व। क्या दे रखा है, जर्नल रिजर्व। तो जर्नल रिजर्व तो बच्चों हमारा लायबिलिटी साइड में यानी कि दे रखा है, तो इसको हम बाय जर्नल रिजर्व लिखेंगे और ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जर्नल रिजर्व कितना दे रखा है बच्चों, 12,000 रुपये, तो ये आ जाएगा 6,000, 4,000 और 2,000। तो ये तो हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूट। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो अब हमारा गेम होता है शुरू स्टेप नंबर 2 का। स्टेप नंबर 2 में हमें सारी बातें एडिशनल बातों पर ध्यान देना है, एडिशनल इंफॉर्मेशन पर। ठीक है बच्चों, एडिशनल इंफॉर्मेशन पर ध्यान देना है हमने। चलो अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन यानी कि अब हमने सारी बैलेंस शीट यानी कि जो बैलेंस शीट दे रखी थी, जितने पॉइंट्स दे रखे थे सब हमने खत्म कर दिया। मेरे हिसाब से बैलेंस शीट 0 हो गई। अब बात समझ में आ गई, क्योंकि हमने सारी पोस्टिंग कर दी, सारी उतार दी जो जहां आनी थी। अब हमारी बात आती है एडिशनल इंफॉर्मेशन की, यानी कि द स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ ₹41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर ₹35,000। अब बात ध्यान से समझना, किसी भी पार्टनर के द्वारा कोई भी एसेट्स अगर टेक ओवर किया जाता है तो मैंने उसकी एक जर्नल एंट्री आपको लिखवाई थी। ये तो जर्नल एंट्री थी आपकी फॉर क्लोजिंग द एसेट्स अकाउंट और फॉर क्लोजिंग द लायबिलिटी अकाउंट, यानी कि जो हमने ये कर दिया। हम क्या करते थे, रियलाइजेशन टू वेरियस एसेट्स, तो 2 वाली साइड यहां पर आ गई सारी एसेट्स, और सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक लोन, लोन फ्रॉम थर्ड पार्टी से जो होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि सारी की सारी चीजें बाय में आ गई। मैं आपको जो हमने जर्नल एंट्री सीखी थी, जो मैंने आपको जर्नल एंट्री समझाई थी, लिखवाई थी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पोस्टिंग भी दिखा रहा हूं।
अब हमारा जो आता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन टेक ऑन ओवर वाला, तो वो हमारा ये है, यानी कि फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स वेदर रिकॉर्डेड हो या ना हो, ठीक है। व्हेन द एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, अगर हमने किसी कैश में बेचा गया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और अगर किसी एसेट्स को किसी पार्टनर के द्वारा टेक ओवर किया गया है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी कि इसमें कहाँ जाएगा, बाय में जाएगा, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट हम बना रहे हैं तो हमको उसको अपोजिट देखना होता है, तो बाय पार्टनर कैपिटल, यानी कि जो भी चीजें होंगी एसेट्स को सोल्ड आउट करने की, टेक ओवर करने की, वो सारी बाय में आएंगी। यानी कि यहां पर मैं लिख रहा हूं बाय किसने लिया, शिल्पा ने, तो बाय शिल्पा कैपिटल अकाउंट, और मैं छोटा सा लिख रहा हूं स्टॉक टेक ओवर। हालांकि ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपके समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहां पर लिखवाया है बाय शिल्पा कैपिटल अकाउंट स्टॉक टेक ओवर। कितने के किए हैं, 35,000 रुपए के। बात समझ में आ रही? ये मैं आपको एक एक चीज जर्नल एंट्री में जो मैंने आपको करवाया है उससे सिखा रहा हूं, उससे दिखा भी रहा हूं। मतलब तो बाय शिल्पा कैपिटल अकाउंट टेक ओवर कर लिया गया। एक और चीज उसने बोला शिल्पा का, एंड शी एग्री टू डिस्चार्ज द बैंक लोन, यानी कि बैंक लोन। अब देखो बैंक लोन कितने का है, बैंक लोन जो है वो 20,000 रुपए का है, वो भी शिल्पा के द्वारा पे किया जाएगा। शिल्पा कहती है कि भैया आप इस बैंक लोन को भूल जाओ, ये मैं डिस्चार्ज कर दूंगी, यानी कि मैं अपने द्वारा पे कर दूंगी। तो यहां पर मैंने लिख दिया बाय शिल्पा 20,000 और बाय शिल्पा कैपिटल स्टॉक टेक ओवर का 35,000। तो यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब इसी की साथ साथ की एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, डबल इफेक्ट होता है, तो इसका मैं दोनों इफेक्ट कर रहा हूं, वो ध्यान से सुन लो। पार्टनर्स कैपिटल में जाऊंगा, जो मैंने रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा था उसको यहां लिखूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टॉक जो उसने स्टॉक टर्नओवर किया तो यहां पर आ जाएगा 35,000 रुपए, और यहां जाऊंगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, जो उसने बैंक लोन डिस्चार्ज किया था उसका अमाउंट आ जाएगा। बात समझ में आ गई? साथ साथ मैंने एंट्री कर दी और साथ साथ आपको भी करनी है। बिल्कुल समझ में आ गया? तो जो ये हमारी लाइन थी, इसकी सारी इंफॉर्मेशन हो गई, दोनों इफेक्ट हो गए। चलो आगे। द रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड एट ₹14,000। हमको यहां बताया गया कि किसके द्वारा टेक ओवर किया या कुछ भी नहीं ना, सिर्फ बेचा गया है। तो बेचा गया है तो यहां पर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में बाय कैश अकाउंट, यानी कि जब किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया हो तो पार्टनर का नाम आएगा। अगर किसी पार्टनर ने टेक ओवर नहीं किया है और हमने उसको बेच दिया है तो वो कैश आएगा, बाय कैश टू कैश, जो भी होगा बाय कैश। यहां पर लिखते हैं एसेट्स सोल्ड। ये ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं सिर्फ आपके लिए, आपको लिखना नहीं है। तो यहां पर सबसे पहले मैंने लिखा स्टॉक को हमने बेचा 14,000 रुपए में। ऊपर मैं छोटा सा स्टॉक लिख रहा हूं ताकि आपको पता हो कि ये वैल्यू किसकी है। एक मैं ब्रैकेट डाल रहा हूं क्योंकि और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। मैंने ऊपर स्टॉक लिख दिया ताकि आपको पता लगे ये वैल्यू किसकी है, बस। बाकी आपको लिखना नहीं है। अभी मैं जो काम कर रहा हूं एक्स्ट्रा लिखने का, वो आपके लिए कर रहा हूं। बात समझ में आ गई? कुछ स्टॉक टेक ओवर किए गए 35,000 रुपए के शिल्पा के द्वारा, और जो बचे हुए स्टॉक थे वो 14,000 रुपए में बेच दिए, यानी कि स्टॉक का काम बिल्कुल खत्म। आगे, एंड डेप्टर अमाउंटिंग टू ₹10,000, जो डेप्टर्स की वैल्यू 10,000 रुपए की थी उसको रियलाइज कर दिया 8,000 रुपए में। 8,000 रुपए में रियलाइज कर दिया, तो यहां पर 8,000 रुपए आ जाएगा, और यहां पे मैं ऊपर लिख रहा हूं छोटा सा डेप्टर्स। बात समझ में आ गई? ये डेप्टर्स 10,000 रुपए के थे जो हमने 8,000 रुपए में बेच दिए और हमारे पास उसका कैश आ गया। बात समझ में आ गई? चलो आगे। लैंड इज सोल्ड फॉर ₹1,10,000। 1,10,000 रुपए में जो 81,000 रुपए की वैल्यू थी उसको 1,10,000 रुपए में हमने बेच दिया। अब यहां पे फायदा हुआ नुकसान हुआ वो सब कुछ नहीं, सिर्फ बेच दिया तो पैसा आ गया 1,10,000 रुपए। ऐसे तो डेप्टर्स में 10,000 वाली चीज 8 में बेची तो 2,000 का उसमें घाटा हुआ। तो घाटा और प्रॉफिट हमें नहीं देखना, अब बस हमें बेचना है और पैसा लेना है, खत्म बात। क्योंकि अब तो हम खत्म कर रहे हैं ना, रियलाइज कर रहे हैं। जब प्रॉफिट होगा तो वो यहां आ जाएगा, लॉस होगा तो यहां आ जाएगा। खरीद के बेचकर जो हम काम कर रहे हैं वो प्रॉफिट और लॉस बाद में देखेंगे, अभी एक एक चीज का नहीं देखने का। चलो, लैंड आ गया 1,10,000 रुपए का। उसके बाद लिखा द रिमेनिंग डेप्टर्स।
अब समझेंगे डेप्टर्स की वैल्यू कितने की थी बच्चों, 18,600 की। देखो बच्चों, डेप्टर्स की वैल्यू थी 18,600 की, तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा लिख रहा हूँ, 18,600 में से हमने 10,000 वाला तो बेच ही दिया, भले ही 8,000 रुपये में बेचा, लेकिन उसकी बुक वैल्यू जो थी हम वही लेंगे। भले ही हमने 8,000 रुपये में बेचा, लेकिन जो बुक वैल्यू थी 10,000 रुपये हम वो लेंगे, तो 8,600 रुपये बचा। यहाँ 8,000 मत लिख देना, क्योंकि बच्चे वही गलती करते कि 8,000 रुपये में बेचा तो 8,000 लिख दिया। हमें बुक वैल्यू लिखनी है बच्चों, तो 8,000 का 8,600 बच गया। अब 8,600 रुपये का 50% में बेच दिया, यानी कि 8,600 वाली चीज हमने 50% डिस्काउंट में बेच दी, यानी कि 4,300 रुपये। तो यहाँ पर और आ जाएगा 4,300। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आर मतलब रिमेनिंग डेप्टर्स। बात समझ में आ गई बच्चों, रिमेनिंग डेप्टर्स 4,300 रुपये के लिख दिए। बस इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा एसेट्स का, हमने जो बेचा था, हमने सब कुछ हमने बेच दिया जो हमारे पास बचा हुआ था। आगे हमने देखा कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग टू ₹1200। अब ये हमारा खर्चा है, रियलाइजेशन एक्सपेंस है। तो एक रियलाइजेशन एक्सपेंस की भी मैंने आपको करी थी, ये सब रियलाइजेशन एक्सपेंस की थी ना बच्चों। तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर के द्वारा हो या किसी के द्वारा भी हो, तो ये हमने एंट्री करनी थी, रियलाइजेशन टू पार्टनर, रियलाइजेशन टू कैश, रियलाइजेशन टू पार्टनर, रियलाइजेशन टू कैश या पार्टनर। तो रियलाइजेशन डेबिट ही हो रहा है हर किसी में, देख रहे हो आप। और टू पार्टनर्स, टू कैश, टू, तो हमारा पास यहाँ पर ये नहीं लिखा गया कि किसके द्वारा गई है, पार्टनर के द्वारा की गई है या किसके द्वारा की गई है, ये नहीं लिखा। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग रुपीज लिखा है 1,200 रुपये। तो हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे 2 में और यहां लिखेंगे कैश, यानी कि कैश अकाउंट में ही हुआ होगा ना, फिर कैश के द्वारा ही हमारा खर्चा हुआ होगा। तो यहां पर एक ब्रैकेट डालेंगे और लिखेंगे अंदर 1,200 रुपये। प्लस एक चीज और, अब मैं आपको जो समझाने जा रहा हूं, और कुछ भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है पहली बात तो। हाँ, एक और इंफॉर्मेशन है, सॉरी वो भूल गया था मैं। देखो, देयर वॉज अ टाइपराइटर, एक टाइपराइटर था जो कि बुक में रिकॉर्ड नहीं था। एक टाइपराइटर था जो कि बुक में रिकॉर्ड नहीं था। एसेट्स हो गया, फिक्स्ड एसेट्स हो गया टाइपराइटर, जो कि बुक में रिकॉर्ड नहीं था। वो 6,000 रुपए की वैल्यू थी, विच वर टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर, यानी कि हमारे पास क्रेडिटर जो थे 37,000 रुपए के, 37,000 रुपए के जो क्रेडिटर थे, उस 37,000 रुपए में से 37,000 रुपए के क्रेडिटर, उसमें से 6,000 रुपए वाला, 6,000 रुपए वाले को हमने टाइपराइटर दे दिया। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? एक क्रेडिटर था जिसको हमने 6,000 रुपए देने थे, टोटल क्रेडिटर 37,000 रुपए के थे, उनमें से कोई एक क्रेडिटर था जिसको 6,000 रुपए देने थे। हमने उस क्रेडिटर को टाइपराइटर दे दिया 6,000 रुपए की, जिसकी वैल्यू भी हमने देने भी 6,000 थे और टाइपराइटर की कॉस्टिंग भी 6,000 की थी, तो हमने वो देकर खत्म कर दिया। तो बच्चों, मैंने इसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक रियलाइजेशन में जर्नल एंट्री लिखवाई थी आपको, अगर आपको याद हो तो। When the assets are given to any of the creditor towards payment of his dues, यानी कि जो उसके ड्यूज थे वो हमने एसेट्स के रूप में देकर खत्म कर दिया, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। किसी भी क्रेडिटर को अगर कोई एसेट्स हम दे देते हैं उस ड्यूज के बदले, तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। ये मैं आपको पहले जर्नल एंट्री में भी समझा चुका हूं, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, बात हो गई खत्म। तो इस जर्नल एंट्री की कहीं पर भी कोई एंट्री नहीं होगी। बात समझ में आ गई इस लाइन की? आगे अब ढंग से और समझना, मैंने आपको यहां पर स्टार लिखवाया था, अब मैं आपका इसका इंपॉर्टेंस बता रहा हूं आपको। अब आपको इसका मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूं, इस स्टार का इंपॉर्टेंस क्या है इस केस में। जब भी कभी आउटसाइड लायबिलिटी होगी बच्चों, तो उसको हम ना छोड़ नहीं सकते। जैसे कई एसेट्स होंगे जो हमारे पास, हमने उसको बेचे नहीं होंगे या कैसे भी करके, हो सकता है हमने उसको किसी को दे दिया हो या हमने ऐसे ही फेंक दिया हो या कुछ भी कर दिया हो, लेकिन हम आउटसाइड लायबिलिटी को, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन नहीं हो तो करनी है। अब हमारे पास आउटसाइड लायबिलिटी एक बैंक लोन है, ओ सॉरी क्रेडिटर्स है, बैंक लोन तो शिल्पा ने डिस्चार्ज कर दिया, क्रेडिटर है जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कहीं पर भी एडिशनल में, देख लो आप खुद से, कहीं इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी, आप अच्छे से देख लो। जब भी कभी कोई आउटसाइड लायबिलिटी की कोई इंफॉर्मेशन गिवन ना हो, तो आपका फर्ज बनता है कि उस लायबिलिटी को
सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी को, मैं पीडीडी की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आउटसाइड लायबिलिटी को पैसा देना है। यानी कि बाहर के जितने भी लायबिलिटीज होंगी वो हमने पे करनी है, चाहे इंफॉर्मेशन गिवन हो या ना हो। अब यहां पर बात आती है अमाउंट की। 37,000 रुपए के थे, लेकिन एक ऐसा क्रेडिटर था जिसको हमने 6,000 रुपए देने थे, उसको हमने टाइपराइटर दे दिया। टाइपराइटर दे दिया ना, तो अब 37 में से 6 तो चले गए, बचे 31, तो यहां पर 31,000 ही आएगा। यहां 37 मत लिख देना, यहां 31 आएगा, क्योंकि वो 6,000 रुपए का टाइपराइटर हमने उसको दे दिया। हाँ, उसकी हमने एंट्री नहीं करनी है, लेकिन हमारे 6,000 रुपए के क्रेडिटर्स कम तो हो गए, तो 31,000 रुपये आएगा। तो इन दोनों का टोटल आएगा 32,200 बाहर, और इन सब का टोटल आएगा 14,000 और 8,000 22, एक 32 और 43, 1,36,300। तो ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। अब हम बैलेंस भी करेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे, लेकिन ये था रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने आपको इस रियलाइजेशन अकाउंट में जर्नल एंट्री को दिखा दिखा के हर चीज समझाई है। ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इस वीडियो को एक बार दोबारा से देख लेना, ठीक है। आपके सामने की चीज है। अब ये तो है नहीं कि ऐसी नॉर्मल क्लास चल रही है कि दोबारा से हम देख नहीं सकते या पूछ नहीं सकते, तो वीडियो है, रिकॉर्ड हो रही है, आप दोबारा से देख लेना, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने बातें आपको एक एक चीज समझा दी है। आपको किस किस चीजों में फोकस करना है, जितने भी सबसे स्टेप नंबर 1, सारे की सारी बैलेंस शीट जो गिवन है, उस सारे एसेट्स हो चाहे वो लायबिलिटीज हो, सबको जीरो करना है। उसके बाद जो एसेट्स टेक ओवर कर लिए गए हैं किसी पार्टनर के द्वारा या हमने बेच दिए गए हैं, तो वो क्रेडिट में आएंगे। और कोई लायबिलिटी है जो हमने लायबिलिटी कोई डिस्चार्ज कर ली हो या हमने पेमेंट करनी है उसकी, क्योंकि आउटसाइड लायबिलिटी की तो हमने पेमेंट करनी ही करनी है। अब ये बचा पीडीडी, ये इनसाइड लायबिलिटी है, तो हमने इसकी एंट्री नहीं करनी, इसको भूल जाओ। अब बात समझ में आ गई। तो ये था इंपॉर्टेंस आउटसाइड लायबिलिटी का। अब हम क्लोज कर रहे हैं, तो आप क्रेडिट साइड का टोटल करो, तो 2,29,500 आएगा। डेबिट का भी 2,29,500 ही लिख रहा हूं, और इसके अंदर प्रॉफिट आएगा। इसके अंदर क्या आएगा? प्रॉफिट। कितने का आएगा बच्चों, वो मैं आपको बता देता हूं। 20,940 रुपए का प्रॉफिट आएगा। तो मैं यहां लिख रहा हूं टू प्रॉफिट अकाउंट 20,940 रुपए। और ये किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा? तीनों में। किस किस में? शिल्पा में, मीना में और नंदा में। तो शिल्पा S, मीना N और M और नंदा से N। चलो 20,940 रुपए को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो इसका आएगा 10,470, 6,980 और इसका आएगा 3,490। तो ये हमारा क्लोज हो गया। अब हमको रियलाइजेशन अकाउंट में जाना है। आपने देखा होगा रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर हमने सारी चीजें कर ली। अब हमें पार्टनर्स कैपिटल में आना है। अब ये बहुत छोटी छोटी चीजें बची है। अब हमारे को रियलाइजेशन पे एक बार फोकस करना है, देन इसके अंदर एंट्री करनी है, क्योंकि कोई एंट्री हमारे को अब क्वेश्चन में से नहीं करनी। अब हमें जो कुछ करना है वो इसमें से करना है, रियलाइजेशन में, क्योंकि जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था वो सब कुछ हम उतार चुके हैं। तो चलो आओ, सबसे पहले यहां आएगा बाय रियलाइजेशन यानी कि प्रॉफिट, ब्रैकेट में लिख रहा हूं प्रॉफिट 10,470, 6,980 और 3,490। चलो जी, ये हो गया। अब आपका यहां पर कुछ नहीं बचा और यहां कुछ नहीं आना, बस अब इसको क्लोज कर दो। अब इसको क्लोज कर दो और कुछ नहीं बचा जो पार्टनर्स कैपिटल में आए, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट बचा था वो हमने लिख लिया। अब इनका टोटल करो, 80,000, 86,000, 1,06,000, तो 1,16,470, 40, 44, 50,980 और इसका 5,490 आएगा। यहाँ 23,000 है, यानी कि यहाँ ज़्यादा है 23,000, तो यहाँ लिख लेंगे। तो यहाँ पर भी 23,000 आ जाएगा और यहाँ 50,980 और यहाँ 1,16,470। तो बच्चों कुछ अमाउंट यहाँ बचेगा, कुछ अमाउंट यहाँ बचेगा। अब जो भी अमाउंट जहाँ पर भी बचे वो कैश में ही जाएगा। तो टू कैश अकाउंट, ये सरप्लस है तो मैं ब्रैकेट में सरप्लस लिख रहा हूँ।
और यहाँ पर भी लिखेंगे बाय कैश। ये डेफिशिएंसी है तो यहाँ पर डेफिशिएंसी लिख रहा हूँ मैं। हालांकि आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस बाय कैश और टू कैश लिख देना है, बस सरप्लस और डेफिशिएंसी का मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर इस जगह अमाउंट बचेगा आपका 81,470, यानी कि 1,16,470 में से 35,000 माइनस कर दो। 50,980 यहाँ पे कुछ है नहीं, तो 50,980 का 50,980 यहाँ पर काट देंगे, ये कट गया, ये कट गया। 23,000 में से आपका 5490 चला जाएगा, तो आपका बचेगा 17,510 रुपये। बात समझ में आ गई बच्चों? तो ये था हमारा इस साइड का सरप्लस और इस साइड का डेफिशिएंसीज कैश में। बात समझ में आ गई? अब हम जाते हैं कैश अकाउंट में। कहाँ जाएंगे? कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट के अंदर क्या क्या आएगा वो ध्यान से समझ लो। सबसे पहले ये वाला अमाउंट, ये देख रहे हो आप? नहीं तो मैं आपको स्टेप्स समझाता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट में जाओ, आए रियलाइजेशन अकाउंट में कहीं कैश दिख रहा है आपको? हाँ जी दिख रहा है जी, ये रहा कैश। ये कैश दिख रहा है आपको 2 में। कैश अकाउंट में जाओ, बाय रियलाइजेशन लिखो, क्योंकि रियलाइजेशन में पोस्टिंग होती है ना, क्योंकि ये पैसा तो है हमारा। तो कैश अकाउंट में बाय रियलाइजेशन लिखो और 32,200 रुपये यहाँ लिख दो। बात समझ में आ गई? रियलाइजेशन में आया। क्रेडिट साइड कोई कैश दिख रहा है? हाँ जी बिल्कुल दिख रहा है, ये रहा कैश। कैश अकाउंट में जाओ, 2 रियलाइजेशन लिखो और इसका टोटल अमाउंट लिख दो 1,36,300। बात समझ में आ गई? तो ये रियलाइजेशन में से हमने कैश ले लिया, क्योंकि हमने बेचा था तो पैसा आया था, जो देना था वो हमने दे दिया। तो ये कैश अकाउंट में क्या होता है? पेमेंट की, और ये रिसिप्ट साइड होती है। यही होता है ना, पैसा आया, रियलाइजेशन में पैसा आया था ना बच्चों 1,36,300 रुपये कैश की फॉर्म में, तो वो हमने कैश अकाउंट में उतार दिया। ये रहा 1,36,000, और जो हमने पे किया कैश की फॉर्म में 32,200, वो हमने कैश अकाउंट में 32,200 रुपये माइनस कर दिया। ठीक है, क्योंकि कैश अकाउंट तो हमें बनाना है। अब पार्टनर्स में जाओ, पार्टनर्स में कोई कैश है? हाँ जी है, ये रहा 2 कैश। यहाँ 2 कैश लिखा है, ट्रांसफर कर दो। यहाँ भी लिखो बाय एस कैपिटल, यानी कि शिल्पास कैपिटल, तो मैं एस लिखूंगा। बाय मीनास, यानी कि एम्स कैपिटल, आपने मीना लिखना है पूरा, ध्यान से समझ लो। 81,470 और 50,980। क्रेडिट साइड कुछ है? क्रेडिट साइड कुछ कैश में है? हाँ जी है, तो यहाँ पे आएगा 2 कौन सा? एंस, यानी कि नंदास कैपिटल, तो 2 नंदास कैपिटल, कितना? 17,510 रुपये। बस, अब और कुछ बचा? बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा। अब आंख बंद करो और टोटल कर दो। 50, 6, 4, 16। ठीक है, इसका करो 15, यानी कि एक ऊपर कैरी, 16 एक ऊपर कैरी, 4, 6 और 1। अब इधर देख रहे हो, आप कहोगे यार ये क्या हुआ, कहीं बैलेंस ही नहीं बचा। यहाँ 1,64,650, यहाँ 1,64,650, कहीं बैलेंस बचा ही नहीं। तो आप समझ लो ये पूरा का पूरा बैलेंस्ड होना चाहिए। इट शुड बी बैलेंस्ड, इट शुड बी बैलेंस्ड। अगर ये बैलेंस्ड नहीं हुआ तो आपका क्वेश्चन गलत है, आंसर गलत है, मतलब बात समझ में आ गई? तो ये बैलेंस्ड होना चाहिए, ये एक पहचान है हमारे रियलाइजेशन अकाउंट को करने के लिए। बात समझ में आ गई बच्चों? चलो, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जो कि हमारा खत्म होता है। अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा करें इसके आगे? 25 कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 25, इसको थोड़ा सा स्पीड से करेंगे क्योंकि अब आपको काफ़ी सारी बातें समझ में आ गई हैं। बैलेंस शीट ऑफ पी क्यू एंड आर एज एट 31 March 2019 हु वर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 5:3:1। लाइबिलिटी साइड बिल्स पेबल, लोन्स फ्रॉम बैंक, जर्नल रिजर्व, कैपिटल दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है। कैश एट बैंक दे रखा है तो जहाँ पर भी हम कैश लिखते थे वहाँ बैंक लिखना है बस, ठीक है ना। जहाँ पर हमने कैश लिखा वहाँ बैंक लिखेंगे। स्टॉक दे रखा है, सन्डी डेप्टर्स दे रखा है, इसमें बस ये समझने वाली बात है, ये मैं समझाऊंगा। यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूँ। बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी, पार्टनर्स में आपको डिसोल्व कर दिया, बिजनेस को डिसोल्व कर दिया, एसेट्स को रियलाइज कर रहे हैं, स्टॉक को 23,400 में, डेप्टर्स 50%, फिक्स्ड एसेट 10% लेस। फिक्स्ड एसेट्स लिखा है बच्चों, यानी कि
बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी बोथ आर फिक्स्ड एसेट्स, तो दोनों के दोनों 10% की बुक वैल्यू से कम हुआ है। बिल्स पेबल सेटल्ड किया 32,000 रुपये में। आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल है, कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंस है विच वाज पेड ऑफ, जो हमने पे कर दिया, और कुछ रियलाइजेशन एक्सपेंस डायरेक्ट दे रखे हैं 1250 के, और रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना है। इसमें जो मेन फोकस करना है वो इस पर करना है। ठीक है बच्चों, बाकी सब आपका नॉर्मल है, आपको अब चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो चलो अब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं। स्पीड से बनाओ फॉर्मेट, जल्दी से जल्दी। रियलाइजेशन अकाउंट तो बच्चों पूरा एक पेज पे बना देना, भले ही बैंक अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक में ही बन जाए। ठीक है बच्चों, तो ये था रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, यहाँ पे लिख लो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 3 जनों का बनाना है। यहाँ पर अब बैंक अकाउंट बनेगा, ना कि कैश, क्योंकि आपके पास जो आपको बैलेंस दे रखा है वो आपको कैश एट बैंक का दे रखा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। कौन कौन से पार्टनर है इसमें? 3। PQR, ये तो सिंपल सा है, चलो इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना। PQR, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। चलो जी, स्पीड दिखाओ अब अपनी। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैलेंस शीट को, जो गिवन बैलेंस शीट है उसको नील करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कैश एट बैंक ₹40,000। बैंक में जाएंगे, टू बैलेंस BD कितने का है? 40,000, तो यहाँ पे डाल देंगे 40,000। स्टॉक दे रखा है, उसको खत्म करेंगे। टू स्टॉक कितना दे रखा है? 19,000 का। डेप्टर्स दे रखे हैं। अब ध्यान से समझना, यही जो पॉइंट मैंने आपको समझाना है। सन्ड्री डेप्टर्स बच्चों, सन्ड्री डेप्टर्स जो है 42,000 है, उसमें से PDD जो है वो 2,000 माइनस हो रही है, तो 40,000 बच रही है। तो यहाँ पर ना आपको 40 नहीं डालना, यहाँ 42 ही डालना है, और जो PDD है वो आपको यहाँ लिख लेना है, बाय PDD 2,000 रुपये। बात समझ में आ गई? ये ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पे 40 लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और वो क्या गड़बड़ होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो जो मैं अभी आपको ये समझा रहा हूँ उसको ढंग से समझ लो। रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर सन्ड्री डेप्टर्स का जो एक्चुअल अमाउंट है वो आएगा, PDD माइनस करने वाला माइनस करके नहीं आएगा। PDD अलग से आपको क्रेडिट साइड लिखना है, क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है। बात समझ में आ रही? तो ये था इंपॉर्टेंस। अब बिल्डिंग लिखेंगे, टू बिल्डिंग कितने की है? 40,000 रुपये की। ओके, और टू प्लांट एंड मशीनरी कितने की है जी? 40,000 रुपये की। आगे बैलेंस शीट में रियलाइजेशन अकाउंट में लायबिलिटी साइड एक ही आया अभी तक, अब दूसरा बाय बिल्स पेबल। अब ये बताओ ये कौन सी लायबिलिटी है, आउटसाइड या इनसाइड? आउटसाइड लायबिलिटी है, स्टार लगा दो। स्टार मैं इसलिए लगाता हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। बाय लोन फ्रॉम बैंक, बैंक से लोन लिया, ये भी आउटसाइड लायबिलिटी है, स्टार लगा दिया। जर्नल रिजर्व, ठीक है जी, जर्नल रिजर्व दे रखा है आपको, तो बाय जर्नल रिजर्व कितना दे रखा है जी? जर्नल रिजर्व दे रखा है 9,000, और 5:3:1 की वो है, तो 5,000, 3,000 और 1,000 इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैपिटल दे रखी है, तो बाय बैलेंस BD 44,000, 36,000, नाउ लास्ट में 20,000। चलो ये हो गया खत्म। जितनी भी गिवन बैलेंस शीट में जो कुछ दे रखा था सब खत्म हो गया, सब कुछ लिख लिया। हाँ जी, लिख लिया। तो चलो अब हम जाते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है? द पार्टनर डिसोल्व द बिजनेस, बिजनेस को डिसोल्व कर रहे हैं और एसेट्स को रियलाइज कर रहे हैं। स्टॉक को 23,400 में, डेप्टर्स का 50%, फिक्स्ड एसेट्स का 10% लेस करना बुक वैल्यू का। तो पहले तो हम एसेट्स को डिसोल्व कर लेते हैं। चलो जी, तो
तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, किसी पार्टनर के द्वारा कोई एसेट्स टेक ओवर किया गया है नहीं, तो यहां आएगा बाय कैश, क्योंकि हमने सोल्ड आउट कर दिया, रियलाइज कर दिया, तो कैश में पैसा आएगा। तो यहां पे लिख देते हैं एसेट्स सोल्ड। ठीक है, सबसे पहले स्टॉक को बेचा, तो यहां पर ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक ब्रैकेट डाल रहा हूं क्योंकि बहुत सारी चीजें बेची है। ब्रैकेट मतलब कि स्टॉक बेचा 23,400 का, ऊपर लिख रहा हूं स्टॉक ताकि आपको पता लग जाए, आपको लिखना नहीं है। तो यहां पर लिख रहा हूं स्टॉक। अब बात आई प्लस कर रहा हूं डेप्टर्स की, डेप्टर्स का 50% रियलाइज किया। अब 50% डेप्टर्स का किया है, तो 42,000 का 50%, यानी कि 42,000 का 50% 21,000 होता है। अब देखो यहां पर यही चीज थी देखने वाली, अगर मैं यहाँ 40 लिखता तो यहाँ क्या आ जाता 20, तो आपको समझने वाली बात है, अगर प्रॉफिट आएगा तो गलत आएगा, लॉस आएगा तो भी गलत आएगा। तो इसीलिए आपको ये चीज थी देखने वाली कि जो सन्ड्री डेप्टर्स है उसको 42 पूरा लिखा जाएगा, ताकि यहां पर वो है फिगर बदलेगा, क्योंकि यहां अगर आप 40 लिख देते, यहां आप 40 लिख देते तो इस यहां पर 20 आ जाता, तो आपका सारा काम खराब हो जाता। बात समझ में आ गई। हालांकि उस 2,000 रुपये से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस 42 में से दो तो वैसे भी ऑलरेडी माइनस हो ही रहे, तो 40 ही आएगा, लेकिन जो हमने बेचे हैं उसमें फर्क आ जाता। बात समझ गए। चलो आगे, फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि ये तो था डेप्टर्स का जो 50% किया हमने, और फिक्स्ड एसेट जो है वो 10% लेस हो रहे हैं, यानी कि बिल्डिंग का 40,000 है, 40,000 का 10% 4,000 यानी कि 36। उसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी, यानी कि यहां पर आ जाएगा 36,000 रुपये किसका, बिल्डिंग का, और नीचे भी 36,000 ही आएगा किसका, P&M का, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी का। बात समझ में आ गई। इन सबको कर दो टोटल, क्योंकि और कुछ चीजें नहीं आनी है एसेट्स वाली क्रेडिट साइड। तो 23,400 और 21,000 सबको करो प्लस, 36,000 36,000 72,000 होता है, तो यहां पर आ जाएगा 1,16,400 जो कि ये कैश का था। बात समझ में आ गई। चलो और आगे बढ़ते हैं। बिल्स पेबल वर सेटल्ड फॉर ₹32,000, तो बिल्स पेबल हमने सेटल करे, तो टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट डालो और यहां डालो 32,000 और ऊपर लिखो बिल्स पेबल। बात समझ में आ गई। इसके अलावा और कुछ, हाँ जी है, कुछ एक्सपेंस हैं जो 800 रुपये के थे, और एक रियलाइजेशन एक्सपेंस है 1,250 रुपये का था, तो वो सब यहाँ आ जाएगा। कैश में हमने पेमेंट कर दी, तो इनका टोटल क्या आ जाएगा जी। अब आप कहोगे एक चीज़ तो रह गई, हाँ देखो रह गई ना, बिल्कुल रह गई। क्या रह गई जी, जो हमने पेमेंट करनी है बच्चों, ये बिल्स पेबल तो सेटल डाउन हो गए, बिल्स पेबल सेटल डाउन हो गए 32,000 रुपये के। अच्छा यहाँ पे तो अमाउंट ही नहीं लिखा, अरे वाह, यहाँ 40,000 आएगा, जब तक अमाउंट ही नहीं लिखेंगे तो फिगर कैसे होगी, और लोन्स फ्रॉम बैंक में आएगा 30,000 रुपये। चलो अच्छा, बिल्स पेबल जो 40,000 के थे वो सेटल्ड हो गए हमारे कितने में, 32,000 रुपये में। अब आउटसाइड वाला एक बचा ना, लोन फ्रॉम बैंक बचा ना 30,000 रुपये का, तो यहां पर हम आएंगे और कैश में पेमेंट कर देंगे 30,000 रुपये पूरी की पूरी, चाहे भले इंफॉर्मेशन गिवन ना हो आउटसाइड लायबिलिटी की। बात समझ में आ गई। आउटसाइड लायबिलिटी की अगर आपके पास कोई अदर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपको वो पे करना ही करना है। जैसे आपने इस 40,000 को 32,000 में सेटल डाउन कर दिया, उसी तरीके से लोन फ्रॉम बैंक को अगर सेटल डाउन कर देते या गिवन इन्फॉर्मेशन होती तो यहाँ पर वो अमाउंट आ जाता। अगर कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो आपको ये 30 का 30 पूरा लिखना पड़ेगा। बात समझ में आए। तो अब इन चारों का टोटल करो, इन चारों का टोटल कितना आएगा, 30 और 62, यानी कि 62 और 2 64, 64,050 रुपये। तो इसका टोटल आएगा 64,050 रुपये। बात समझ में आ गई। चलो अब इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। चलो टोटल करो। अब टोटल करने पर डेबिट साइड का जो अमाउंट आएगा 19, 40, 40, 80, 1,44,050, 1,86,50, तो 2,05,050 रुपये। और इस साइड का कम आएगा बच्चों, तो यहाँ पर भी 2,05,050 रुपये लिखेंगे, इस साइड का कम आएगा, तो यानी कि कुल मिला के लॉस आ रहा है। अब ये लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पीज में, क्यूज में और आर में। तो अब ये देखना है लॉस हो कितना रहा है, तो 70 और 72, 86,400, 1,86,400, 1,86,400, यानी कि 2,05,050 में से 1,86 गए तो माइनस होके आपका आएगा 16,650। तो यहाँ आएगा 16,650। अब पी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे
तो 5:3:2 के हिसाब से तो 9250, 5550 और 1850। तो ये हो गया हमारा लॉस। इस रियलाइजेशन में लॉस आया। ठीक है जी, अब हम जाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में रियलाइजेशन से आएगा टू रियलाइजेशन लॉस हुआ है तो टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस हुआ। तो पी में कितना है 9250, 5550, 1850। ठीक है जी, ये आ गया हमारा किसका, पार्टनर्स कैपिटल का। और इसके अलावा और कुछ आना है इसमें, जीआर हमने बांट दी, बैलेंस बीडी हो गया, लॉस हो गया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आएगा। क्लोज कर दो। ये आएगा आपका 49,000, ये आएगा आपका 39,000 और ये आएगा 21,000। सारे अमाउंट डेबिट के छोटे हैं तो इसको एज इट इज़ लिख देंगे। चलो, तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा कैश अकाउंट, क्योंकि सारा कुछ कैश में जाएगा और ये सारा का सारा सरप्लस, यानी कि तीनों का सरप्लस होगा। 49,000 में से 9,225 गए तो 39,750, 39 में से 5,000 गए तो 34, तो 33,450, 21 में से एक गया यानी कि 19,150। तो ये हमारा निकल के आ गया कैश 39,750, 33,450 और 19,150। अब कैश बैंक अकाउंट बनाने के लिए सीधा रियलाइजेशन में आओ। यहाँ पर कैश लिखा है, यहाँ पे ऑब्लिक डाल के बैंक लिख दो और यहाँ पर भी ऑब्लिक डाल के बैंक लिख दो। बैंक अकाउंट पहले तो आप देखो ऐसा, क्रेडिट साइड में कुछ है 1,16,400, तो यहाँ आओ लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,16,400। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ पर देखो कुछ है, बिल्कुल है 64,050 रुपये। तो यहाँ जाओ बाय रियलाइजेशन अकाउंट 64,050 रुपये। पार्टनर्स कैपिटल में से भी आया तो यहाँ पे लिखेंगे पीस कैपिटल बाय क्यूज कैपिटल और बाय आर्स कैपिटल। कितना कितना अमाउंट आएगा जी, 39,750, 33,450 और 19,150। और कुछ भी नहीं आना, क्लोज कर दो। चलो, इसका तो टोटल आ गया 1,56,400। ठीक है, दो ही थे, अब इसको करो सबको। तो ये भी आ गया 1,56,400। ये बैलेंस्ड हो गया, विच मीन्स हमने जो कुछ भी किया हो वो सारा का सारा ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट के कुछ दो क्वेश्चंस। अब आपको कुछ होमवर्क में इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं एनी 5। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा आज का रियलाइजेशन का क्लास। बाकी नेक्स्ट क्लास में भी कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। बाकी आपका जो होमवर्क है वो 5 है। ठीक है बच्चों।